औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूं के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज हमारा मौजू जो है वो रिलेट करता है। आप मुसलसल बाहर के खाने खा रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में जंक फूड और फास्ट फूड का जो आप उमूमी रुझान बढ़ा है, उसने सबसे ज़्यादा डैमेज हमारे मैदे और हमारे दांतों को किया है। तो आज मैंने अपने इस शो में जहमत दी है एक मशहूर डॉक्टर ज़ेबा अब्बास को कि आइए हम उनसे बात करें और अपने दांतों और उसके मुताल्लिक जाने कि हम क्या खा रहे हैं, हमें कैसे अपने दांतों का बचाव करना है, उन 32 दांतों का जो आपकी ग़िज़ा को हजम करके मैदे तक पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अदनान हसन सामी। आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमने डॉक्टर साहब को जहमत दी है, खास तौर पे इनके जो पेशावराना हवाले हैं, ताकि हम वो जो कुछ खा रहे हैं वो हजम कैसे करना है, इस पे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर ज़ेबा, आपसे शुरू करते हैं जी। जो बच्चों में एक रुझान आया है जंक फूड का और ये बाहर की चीजें खाने का, खास तौर पे आपने नोट किया होगा कि स्कूल के बाहर जो ठेले खड़े होते हैं, बिल्कुल, वो बहुत ही मतलब गैर मेयारी उसमें चीजें होती हैं। कैसे हम समझाएंगे बच्चों को? बच्चों को हमें ये समझाना चाहिए कि आपकी जो सेहत है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है आपके जिंदगी के लिए। क्योंकि अगर बच्चा बाहर के फूड खाता है, जैसे स्कूल से निकला, बाहर ठेले पर चीजें हैं, तो माओ को चाहिए कि वो बच्चों को लंच जो बना के दें वो घर का बना के दें। घर के बने हुए जो खाने होते हैं वो हेल्दी भी होते हैं और बच्चे इंटरेस्ट से खाते भी हैं। बजाय इसके कि आप ये सब खिला रहे हैं तो उससे बच्चों के दांतों पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि आजकल जो कहना में पेशेंट आ रहे हैं क्लिनिक पे, वो ज्यादातर आ रहे हैं कि हमारे दांत वक्त से पहले हिलने लगे हैं। इन हिलते हुए दांतों का इलाज क्या है? तो हिलते हुए दांतों का जाहिर बात है इलाज जो है, अगर आपके बच्चे मिल्की टीथ वाले हैं, यानी कि 12 साल से कम उम्र वाले हैं, तो उनका तो इलाज जो है पॉसिबल है, लेकिन बड़ों का तो है, लेकिन फिर भी ये होता है कि वो हमको देखना पड़ता है वो किस ग्रेड के ऊपर उनके दांत हिल रहे हैं। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हम इसी पे लेके आए हैं कि जंक फूड खाते वक्त या बहुत ज्यादा बाहर का खा रहे हैं, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक ये सब ज्यादा पी रहे हैं लोग, बड़े भी, खाली बच्चों को ही हम नहीं कहेंगे, हम बड़ों को भी ये टॉपिक पे लेके आएंगे। उनकी जो है दांत वक्त से पहले हिलने लगते हैं। इस खास तौर पे मैं जरा बच्चों की बात पहले जानना चाहूंगा, फिर हम बड़ों की तरफ भी आएंगे कि बच्चे जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं वो किन क्या उसमें बच्चे ज्यादातर जो हमारे पास आते हैं वो कैंडी बच्चे खाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी बच्चे कैंडी नहीं खाएं, लेकिन माओ का फर्ज है कि वो जब भी कैंडी खाएं उनको ब्रशिंग कराएं। अगर ब्रशिंग नहीं करा सकती हैं तो गॉगल कराएं, ये जरूरी है। बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, आप उनको कम करें। बिल्कुल एकदम से हर चीज बंद नहीं की जा सकती, धीरे धीरे बच्चों की आप जो है फास्ट फूड को कम करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है इग्नोर करें, बच्चों को नहीं दें, क्योंकि इससे भी बच्चों के दांतों में कैविटी लगती है, जिसकी वजह से बच्चों के मिल्की टीथ जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। बच्चे हमारे पास बहुत आते हैं जिनके बच्चों के मिल्की टीथ हैं, लेकिन उनके जड़ें जो है खत्म हो चुकी हैं, कमजोर हो गई हैं, उनमें कीड़ा लग गया, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कीड़ा लगना। बच्चों में मिल्की टीथ में कीड़ा बहुत जल्दी लगता है क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, बच्चे जैसे डॉक्टर ज़ेबा ने कहा कि घर का लंच जो है वो माएं बना के दें। नॉर्मली बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, वो बाहर का ही खाते हैं, खास तौर पे वो जो ठेलों पे बहुत गैर मयारी चटपटी अशिया मिल रही हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं? बहुत ज्यादा देखें, इसमें अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, लेकिन एतदाल बहुत जरूरी है। एतदाल से बढ़ के जो भी काम होगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। बच्चों को शुगर का इस्तेमाल जितना हो सके, कैंडीज के अलावा भी मीठे का इस्तेमाल बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। इवन के बाद पेरेंट्स से शिकायत लेकर आते हैं कि बच्चे जो चीनी होती है उसको बाकायदा फाँकते हैं, इतने ज्यादा वो मीठे के शौकीन होते हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दांत को अलग नुकसान होता है, बल्कि जदीद तहकीक के मुताबिक तो हर बीमारी के पीछे शुगर का ही हाथ निकल रहा है। आंखें कमजोर हो रही हैं, तो जब खून में शुगर की मिकदार बढ़ रही है तो नतीजे में आईसाइट वीक हो गई। तो हर जगह पे जो है ना, ये शुगर का ज्यादा इंटेक करना हमें नुकसान का बाइस बनता है। तो बच्चों को इन चीज़ों के अंदर कंट्रोल करना चाहिए। सबसे अच्छी बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि घर से इनको लंच देना चाहिए। असल में सबसे बड़ी जो कोताही है वो यही वाली है कि घर में लंच प्रॉपर तरीके से देना एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे अक्सर हमारे यहाँ आजकल गफलत बढ़ती जा रही है।
तो बच्चे फिर लाजमी बात है, जब उनके हाथ में कैश दे दे के आप उनको पॉकेट मनी देंगे तो फिर आप साथ तो है नहीं उनके कि मुस्तकिल तौर पे देख सकें वो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, जो उनका दिल चाहेगा वो करेंगे। तो बेहतर ये कि पॉकेट मनी देने के बजाय उनको घर से बना हुआ लंच दिया जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, बच्चों के हवाले से तो डॉक्टर साहब कुछ वजाहत हुई, बड़ों में क्या रुझान है? दांतों और दाढ़ों की खराबी जो है वो कैसे शुरू होती है? मैं थोड़ा सा डीपली जानना चाहूंगा ताकि मेरे सुनने देखने वालों को डीपली आगाही हो। क्योंकि आपको एक तो देखिए ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। ओरल हाइजीन का मतलब फिर भी बताऊंगी कि लोग रात के ब्रशिंग को अहमियत नहीं देते हैं, सुबह के ब्रश को बहुत अहमियत देते हैं। ऐसा ही है, लेकिन रात का ब्रश जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत सुबह के। मैं भी एडवाइस यही दूंगी कि आप रात में ब्रशिंग करके सोएं, उससे ये होगा कि आपके रात भर दांतों में कोई बैक्टीरिया नहीं होगा। आप सुबह अगर आप नहीं कर रहे हैं ब्रश तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप गॉगल करके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप फिर जो है ब्रशिंग करें, उससे ये होगा कि आपके रात से जो आपके बैक्टीरिया खत्म हुए हैं वो आपके सुबह भी नहीं हुए। आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने उसके बाद जो है आपने ब्रशिंग करी, अब आपका लंच तक के आपके मुंह में कोई बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन लोग आज से इस चीज को समझते ही नहीं है। वो कहते हैं हम सुबह ब्रशिंग को सबसे अहमियत, नहार मुंह के पहले ब्रश कर लिया उसके बाद नाश्ता कर रहे हैं। आप नाश्ते के बाद करें, आपका लंच तक के आपका बैक्टीरिया मुंह में नहीं आएंगे। फिर यह है कि आप जो है कहने में कम से कम वीक में 3 बार आप जो है माउथ वॉश करें, फ्लॉस करें, सही है, 2 टाइम ब्रशिंग करें और ब्रश जो है वो चेंज करते रहें। पेस्ट आप 2 साल के बाद चेंज करें। उमूमन लोग होते हैं एक ही पेस्ट को इस्तेमाल करते रहते हैं 3 साल 4 साल नहीं चेंज करते हैं। एडवाइस मैं यही दूंगी कि आप सॉफ्ट ब्रश करें, आप जो है क्या नाम है ब्रश जो है वो चेंज करें, कम से कम 1.5-2 महीने के बाद अपना ब्रश चेंज करें। पेस्ट जो है 2 साल के बाद आप चेंज करें और अपना ओरल हाइजीन बहुत मेंटेन रखें, ये बहुत जरूरी है, वरना आपके दांतों में कैविटी लग जाती है। अच्छा, ये तो आपने डॉक्टर साहब बता दिया कि दांत खराब होने से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अब जिनके दांत खराब हो चुके हैं बिल्कुल, और वो जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं अगले मरहले में? पहले तो मैं ये चेक करती हूँ और एडवाइस देती हूँ उनको। पहले मैं देखूंगी कि उनका दांत किस हद तक के खराब है, सही है। अगर जो है हल्का सा कैविटी लगी है तो हम उसको रिमूव करके कैविटी को उसमें फिलिंग कर देते हैं। अगर पेशेंट तब भी नहीं आता है कि नहीं अभी तो हमें कोई पेन नहीं है तो हम क्यों कराएं फिलिंग, अक्सर पेशेंट का 90% लोगों का ये होता है हाँ स्पॉट तो पड़ा है हमारे दांत में लेकिन हमें कोई पेन नहीं है तो हम क्यों कराएं। वजह आती है उनके क्यों के ऊपर। ये क्यों को ही आज हम डिस्कस कर देंगे कि ये क्यों ना लेके आए, इसका कराएं। दांतों का इलाज का ये होता है जितनी जल्दी कराएंगे खर्चा कम होगा, टाइम कम लगेगा, पैसा कम लगेगा और आपका दांत सिक्योर हो जाएगा। फिलिंग के बाद आता है अगर आपने फिलिंग नहीं कराई और क्या नाम है कैविटी नीचे तक के पहुंच गई, मतलब जड़ों में पहुंच गई, फिर हम आरसीटी कराते हैं। अगर आपने आरसीटी को भी टाल दिया, कह रहे ठंडा गर्म तो लग रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं, हम मेडिकल स्टोर जाएंगे वहां से एक टैबलेट लेंगे और रुक जाएगा, पेन रुक तो जाएगा, लेकिन अब उसमें क्या होता है इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते आपके जड़ों के अंदर चला जाता है। उसमें क्या होता है कि हमें फिर दांत रिमूव करना पड़ता है। पहले फिलिंग से काम चल जाता है, उसके बाद आरसीटी से काम चल जाता है, लेकिन जब आरसीटी भी नहीं कराते हैं आप, उसके बाद आरसीटी के बाद कैप हो गया, आपका फिर भी खर्चा कम है, लेकिन एक दांत रिमूव करने का खर्चा, फिर एक दांत के बजाय हम 3 दांतों का ब्रिज बनाते हैं। एक लेफ्ट का दांत लेते हैं, मजबूत दांत का सहारा लेते हैं, एक राइट का लेते हैं और एक बीच में दांत लगाते हैं। ये आपका 3 दांतों का ब्रिज हो गया। इससे हुआ आपके जो सही दांत है वो भी डैमेज हुए ही ना, हमने कटिंग करी, उनकी आरसीटी करी, उसके बाद कैप लगाया। तो बेहतर यही था आपका जब उसका दांत में हल्का सा कीड़ा लगा था आप आ जाएं फिलिंग करवा लें। ये जो एक उमूमी तौर पर आम हो गई है बात ठंडा गर्म लगने की जी, इसकी क्या इसकी वजह ये होती है, बिल्कुल ये इसकी ये वजह होती है कि जब आपका हल्का अब देखें कभी आपके दांत को जो है आप शीशे में देखें तो आपको लगेगा कि आपके दांत में हल्का सा स्पॉट है, अगर नहीं भी है तो भी कभी आपको ठंडा गर्म का इशू हो रहा है तो आप फौरन अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उनसे ये कहें कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म का इशू हो रहा है। डॉक्टर साहब ये आम रुझान है, आम रुझान है, सारी पब्लिक तो डॉक्टर के पास नहीं जाती, हम तो सेल्फ मेडिकेशन वाले लोग हैं, पैराडोल खा ली और ज्यादातर तो लोग एनसिड खा लेंगे, सबसे ये बहुत चल रही है कि मैंने एनसिड बिल्कुल। इन जो नहीं जाते हैं डॉक्टर की तरफ, आप तो डॉक्टर हैं, आपकी तो कोशिश होगी जो पेशेंट है वो सीधा आ जाए। अच्छा जो नहीं जाते मेरे जैसे बस वो खा लिया कुछ कर लिया पैराडोल ले लिए, ये जो रेगुलर जिनको ठंडा गर्म लग रहा है
इनका ये क्या है, बचाव का तरीका क्या हो बचाव सकता का है? तरीका ये कि अगर नहीं भी जाते हैं तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के गॉगल करें, अच्छा, दिन में 2-3 बार कम से कम, और अपना ब्रश को फिर वही आ जाएगा, ब्रशिंग सही तरह से करें और खाने पीने की तरफ जरा सा अपने को एहतियात रखें। अच्छा, बड़े का गोश्त ना आप खाएं। समझती हैं, आप समझती हैं कि पहले के मुकाबले में अब जो है जी। वो शायद ज्यादा ये रुझान बढ़ गया बिल्कुल। है, और उसकी वजह क्या है? वजह यह है वही फास्ट फूड। ठीक हो गया। सबसे पहले ये फास्ट फूड आपको बंद करना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप पीते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं, बहुत, मतलब जी, ये जी, जी। चिल्ड, आप बर्फ को कुचल के उसमें डाल के वो पीते हैं, ये इग्नोर करें। नॉर्मल पानी पिए जैसे होता है पानी, ठीक है, गर्मियों में तो आप नॉर्मल नहीं पी सकते तो हल्का ठंडा पिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं पिए। चाय पिए, आपने चाय पी, उसके बाद आपने फौरन ठंडा पानी पिया, उसके बाद आपने बड़े का गोश्त भी खा लिया, इन ये सब वजूहात होती हैं। बड़े का गोश्त नुकसान करता है दांत वालों को। दांत वालों को, अगर जिनका हल्के से भी दांतों में पेन है या ठंडा गर्म का बिल्कुल, इशू है, बिल्कुल। वो बड़े का गोश्त खाएंगे ना तो उनके मसूड़े स्वेल हो जाते स्वेल हो हैं। जाते हैं, सही है। प्रॉब्लम करते अब जब वो मसूड़े स्वेल होते हैं तो जाहिर बात मसूड़े में इन्फेक्शन होता है, फिर उनके पेन जो होता है बनिस्बत पहले दिन से दूसरे दिन में बढ़ के ज्यादा हो जाता है। फिर वो यही करते हैं, मेडिकल स्टोर गए और एक भाई दवा दे देना, दांतों में दर्द है तो कोई सी भी दवा ली और खा ली। नहीं करें, क्योंकि देखिए हर दवा का अपना अपना अलग होता है कि हम बिल्कुल ऐसा ही शुगर है। पेशेंट को अलग देते हैं, बीपी बिल्कुल पेशेंट को ऐसा अलग ही, देते हैं, बिल्कुल हार्ट ऐसा ही। पेशेंट को अलग देते हैं। डॉक्टर के पास जब आप जी। जाते हैं तो डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री Medical मालूम history करता है, बिल्कुल। मतलब हर आदमी के लिए अलग दवा अलग तजवीज़ अलग की दवा जाती होती है। जो हम मेडिकल मतलब जो है कहने में शुगर पेशेंट को देंगे वो हम हार्ट पेशेंट को नहीं देंगे, नहीं देंगे, जो हार्ट को बिल्कुल, देंगे बिल्कुल। वो हम किडनी पेशेंट को नहीं देंगे, जो किडनी पेशेंट होंगे वो नॉर्मल को नहीं देंगे, जो नॉर्मल को देंगे वो हम कहने में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होगी उसको नहीं देंगे। लेकिन ये कि लोग नहीं समझते इस चीज को, वो मेडिकल स्टोर जाके एक दवा ले लेंगे बजाय इसके कि किसी भी डेंटिस्ट को दिखाएं। नहीं दिखा सकते तो जो शो आ रहे होते हैं ना, आप उसमें ही बैठ के देख लिया करें, तो उससे ये होगा कि आपको कुछ मालूमात हो जाएगी, मतलब आपके दांतों का कुछ ना कुछ तक के हल तक के निकल आएगा कि क्या करना है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के गॉगल करें, ये बेहतरीन इलाज है। अगर आपके पेन हो रहा है तो आप ये कर लें, नहीं है आपने ब्रशिंग कर लें उसी वक्त, आपको थोड़ा तो रिलैक्स मिल जाएगा ना। फिर हाँ, अगर तब भी काबू में नहीं आ रहा है दांत में दर्द, तो आप जो है फिर आपको जरूरी जाना चाहिए आपको डेंटिस्ट के पास। डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि इसके अलावा यानी खाने पीने के जी। मामले के अलावा हमारे यहाँ तो कम से कम जो नजर आता है पान, गुटखे और गुटखा, पानों का जो बिल्कुल। बकसरत इस्तेमाल है, कैंसर की शरह जितनी तेजी से इनकी बढ़ी है मरीजों की, बिल्कुल। वो सबकी बुनियादी वजह यही है। और ये गुटखा जो पान में रात में दबा के सो जाते हैं ना, इवन बिल्कुल बिल्कुल इतने आदी होते हैं कि रात को सोते वक्त पान या गुटखा मुंह में रख के सो जाते हैं, बिल्कुल सारी सो रात वो मुंह में पड़ा सड़ता रहता है। नतीजा ये होता है वहां अल्लाह पर जो है अकबर। माउथ कैंसर या अल्सर हो जाता है। कुछ मतलब मेरे पास तो अल्फाज खत्म हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो अपने आप को खुद आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की तरफ खुद लेकर जा रहे खुद होते हैं। लेके और जाते मैंने हैं। ऐसे बहुत ही अच्छे लोगों को देखा है जो पूरे पूरे जिनके जबड़े गल गए, थोड़ा सा दांतों से निकल के मैदे की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं, जैसे कि गुफ्तगू हो रही है, बाहर के खाने हैं, फास्ट फूड्स के मामलात हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के मामलात हैं, बहुत ज्यादा ठंडा पानी, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आपका जिस्म जो है, ये जो इस वक्त आप, अगर हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, हम कराची में शो कर रहे हैं, कराची में रहते हैं, कराची में बैठे हैं, वैसे तो उमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो ये गुटखा मावा भी हम ऐड करेंगे। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमें कहां ले जाएंगी? सिर्फ तबाही की तरफ, और क्या इसका दूसरा जवाब हो सकता है? क्योंकि इतना कसरत से ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। आप कभी रात को किसी बाजार में किसी ऐसी जगह पे या फूड स्ट्रीट वगैरह जो होती हैं वहां आप जाके देखें तो पान की दुकानों पर रश का आलम ये होता है कि बाहर तक लोग खड़े हुए होते हैं। सर, पान की दुकानों पे रश का आलम है, और आप चूंकि मेरा घर जो है सिंधी मुस्लिम, मेरा घर के साथ टच करता है, मैं ब्लॉक 2 PCHS में रहता हूं, जी, तो जी। मैं जब ऑफिस से घर जा रहा होता हूं सिंधी मुस्लिम से गुजरकर, तो आप यकीन करें कि किसी रेस्टोरेंट पे जो है वो ऐसा नहीं देखा मैंने कि बहुत ही आप आराम से कोई क्रॉस कर रहे हो। इस कदर रश है, इस बिल्कुल, कदर बिल्कुल। रश है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा कराची बाहर खाना खाने आया है। नाइट को आप रात के 2 बजे भी चले जाएं तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, इतना बुरा हाल होता है वहां पे। तो जहाँ आप बता रहे हैं जगह का। अच्छा, अब आते हैं ना इसमें। अच्छा, एक चीज और भी है, मसाइल क्या क्या पैदा कर रहे हैं आपके जिस्म में, जरा मैं वो वजाहत चाहूंगा जी, जी, आपसे, तफसील से वजाहत दीजिए मेरे सुनने और देखने वालों को। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, होटलिंग का रुझान हमारे इतना ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से भी सबसे ज्यादा। एक तो होटलिंग में क्या होता है कि रात को बहुत लेट नाइट खाना खाया जाता है,
उसका अलग मसला। फिर खाना भी कोई हैवी मतलब नॉर्मल नहीं होता, बल्कि हैवी मतलब टाइप के खाने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, चिकनाई से भरपूर कढ़ाइयाँ और बिरयानियाँ और ये सारी चीज़ें, तो ये तो बेड़ा गर्क कर देती हैं, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिठा देती हैं ना। इसके बाद दांतों की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रात की ब्रशिंग जो है वो सुबह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। रात को हमारे बिल्कुल रुझान ही नहीं है, मतलब इस बारे में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी आप देख लें तो उनमें ये अवेयरनेस नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है रात को अपना मुंह साफ करके सोना। तो वो इसी तरह से जब रहता है, दांतों की तकलीफ अलग पैदा होती है, मैदे की डिस्टर्बेंस अलग होती है। मैदे के बारे में एक बात याद है कि बहुत सारे पेशेंट इस टाइप के आते हैं हमारे पास, बैड स्मेल के ना, मुंह से बदबू का आना, तो वो बुनियादी तौर पर दांतों का इशू नहीं होता, वो मैदे का इशू होता है, जिसकी वजह से वो मुंह से बैड स्मेल आती है, बात करने में प्रॉब्लम होती है, लोग फील करते हैं, यानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सामने वाला फील करता है कि बदबू आ रही है, उसके लिए फिर इलाज करने के लिए आते हैं, ये इलाज करना होता है। ये जो इस वक्त की सूरत हाल चल रही है, आप समझते हैं अब इस वक्त अगर एक हम उमूमी तौर पर देखें, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है लोगों की, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस सब के पीछे भी आप समझते हैं कि यही सारे अवामिल हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बीपी का हाई होना, सबके पीछे बुनियादी तौर पर मुरगन खाना इसकी बुनियादी वजह है। जवान अमवात देखी हैं डॉक्टर साहब हमने, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आप दोनों से, ये जो जवानों में हार्ट अटैक का रुझान बढ़ा है, डॉक्टर साहब पहले आप बताएं, फिर डॉक्टर साहब से पूछेंगे इसकी रोकथाम कैसे। ये तो आप बता रहे हैं कि सब कुछ इसी की वजह से अच्छा अब नहीं छोड़ रहे हम खाना बाहर का, चले हमारी मजबूरी है, हम हमारे कराची वालों को और कोई तफरी नहीं है, तफरी के लिए क्या करना है, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। तो अब रोकथाम कैसे होगी इसके, मतलब खाना खा लिया और ये सारी चीजें कर रहे हैं, अब रोकथाम के लिए और क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो मंसूर भाई, जब तक इस चीज को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आप जब तक पता है जो पेशेंट्स हैं, मुझे हमें अवेयरनेस मिलती है, मालूमात होती है, एवरी सैटरडे मतलब नौजवानों का सबसे महबूब मशगला सैटरडे नाइट कहीं बाहर जाके खाना खाना है। बिल्कुल सही, यही एक उनकी पिकनिक है, यही उनकी तफरीह है, ये थी में सब कुछ है। और उसमें भी ये जो लोग जो किचन से कढ़ाइयाँ खाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आइटम है ना, वो जो सुनने में आता है वो कढ़ाई का ही है। तो ये खाते हैं तो उसके नतीजे में यंग लड़के आते हैं 22-22 साल 24-24 साल के, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज। तो लाजी बात है कि जब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ेगा तो बीपी तो शूट करेगा, और जब बीपी शूट करता है तो फिर वो हार्ट की तरफ इश्यू जाते हैं, क्लॉट्स वगैरह बनते हैं, और उसके बाद हार्ट अटैक वाले इश्यू सामने आ जाते हैं। सवाल मेरा वही है भी, जी सवाल मेरा ये है कि ये सारे काम करेंगे नहीं, हम अगर बाज आते हैं तो हम हम तो बाज नहीं आएंगे। अच्छा, रोकथाम कैसे हो सकती है? हाँ, मैं बता देती हूँ आपको रोकथाम के लिए कि आप अगर कुछ भी, जाहिर बात है लड़के नहीं सुनेंगे, किसी के नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो कम से कम इनको ये बता दें कि आप खाने के बाद वॉक कर लें। हाँ। ठीक है, ऑयल जो है आप बाजार का भी खा रहे हैं ना, तो ऑयलिंग हटा दें। बिल्कुल, ठीक है, जरा सा ऑयल हटा दें, बहुत ज्यादा चिकना नहीं खाएं, खाने के बाद वॉक कर लें, खाने से पहले वॉक कर लें, वॉक बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। सबसे पहले हम उसका मुतबादिल थोड़ी वॉक वगैरह तो करें, वॉक तो मतलब एनर्जी बर्न होगी तो इंशाल्लाह ताला कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीजें मसाइल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन कराम, आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू जारी है, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए। डॉक्टर साहब, आप बता रही हैं कि ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके बाद आप कम से कम जो है वो चहलकदमी करें। बिल्कुल। और ऑयल आपने कहा कि कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऑयल में भी अब एक रुझान था डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पुराने वक्तों में घर में खाना जो है वो सरसों के तेल में पकता था। जी जी, फिर उसके बाद बतदरीज जमाना तरक्की करता गया, फिर सनफ्लावर और फिर पता नहीं कौन कौन से ऑयल आ गए, फिर उसमें पता नहीं कौन कौन सी जो है वो टेक्नोलॉजी और तवानाइयां ऐड कर दी गई, उसके बावजूद ये अमराज बढ़ रहे हैं, क्यों? लेकिन अगर आप देखें तो आजकल लोगों का रुझान वापस बैक की तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ वापस जा रहे हैं, दोबारा ऑर्गेनिक जा रहा है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा। हर शख्स तो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकता ना डॉक्टर साहब, लेकिन सरसों का तेल तो कर सकते हैं, वो तो फिर बेहतर है सरसों के तेल का इस्तेमाल। अच्छा, आप तजवीज करते हैं, मतलब उसके फायदे नुकसान कुछ बताइए ना, तफसील से जरा समझाइए, ऐसे रबा रबी में नहीं करें। मेरा जो सुनने वाला देखने वाला है वो जानना चाहेगा कि वो अगर सरसों का तेल का इस्तेमाल करेगा तो क्यों करेगा।
सरसों का तेल एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हाजिम है, और उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल या जो जिस्म के अंदर जो चिकनाई का लेवल होता है, ये ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये नहीं बढ़ेंगे, ये सब चीजें कंट्रोल में रहेंगी इंशाल्लाह ताला। और ऑयल कोई सा भी हो, मैं तो हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि कम से कम इस्तेमाल करें, भरपूर तरीके से। वो जो 2 इंच की तरी होनी चाहिए। तौबा 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 तौबा। वो जो डॉक्टर साहब बताया, जब आप बैठते हैं, हमारे भी एक ऑफिस कुलीग है, वो भी मटन जो है वो कढ़ाई खाते हैं, तो बस सिर्फ जो है वो हमारे इस प्रोग्राम से वो भी सुने, वो भी समझें कि तार और वो जो बिल्कुल, चिकनाई हाँ, है वो जिसको आप हटा दें। कहते हैं, वो हटाएं, और वो उससे कहें कि मसाले की मिकदार जो है वो बढ़ाएं, तो कुछ बात बनती भी नजर आती है। और डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर अदनान ने बताया है कि थोड़ा सा जो लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, जी जी, तो आप समझती हैं, एक बींग एक लेडी है, आप जो है वो यकीनन घर भी चलाती हैं, बच्चों जी। के भी हवाले होंगे, तो सरसों के तेल की तरफ वापसी का रुझान बढ़ा है क्या? बढ़ा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना पहले था। अच्छा। मगर जैसे आप देखें, अगर 100 घर होंगे ना, उसमें से 2 घर सरसों का तेल कर रहे होंगे, 98 नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सरसों का तेल हमने छोड़ा क्यों? जरा सा, जब सरसों के तेल पे इतनी बात हो गई है तो वो थोड़ी सी और मेरा ख्याल है छोड़ा क्यों? एडवांसमेंट के चक्कर में, बेहतर से बेहतर की तलाश में। और इसमें सबसे बड़ा मैं कहूंगा हाथ है अपना तशहीरी कंपनियों का, इश्तिहारात का, जिन्होंने रागिब किया इस तरफ कि सेहत के लिए, दिल के लिए, फलां के लिए ये चीज बहुत बेहतर है, ये चीज बहुत बेहतर है। लोग चेंज होते चले गए, फिर कीमतों का फर्क, उसमें कुछ फायदा नजर आया। पहले बनास्पति घी इस्तेमाल होता था, और अगर पीछे से सरसों के तेल के साथ बनास्पति घी का इस्तेमाल कितना था, लेकिन आज घी के नाम तो लोग ऐसे ओळखते हैं, और आज फिर डॉक्टर बता रहे हैं कि घी बेहतर है। फिर डॉक्टर साहब, एक अलमिया हमारी सोसाइटी का है कि पूरी दुनिया में जो महज़्ज़ब ममालिक हैं, वहां पे दवा और ग़िज़ा ये जाली और 2 नंबर होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और बिल्कुल हमारे यहाँ दवा और ग़िज़ा के असली होने का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ये बहुत बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। कैसे लोग समझें? अब वही आपकी वाली बात, इश्तिहारी कंपनियों के इतने हैरान कुन इश्तिहार होते हैं कि आदमी रागिब होता चला जाता है, लेकिन सूरत हाल समझ में नहीं आता है कि कैसे मैनेज होगा ये सारा मामला। लेकिन डॉक्टर साहब, आज का दौर तो गूगल और नेट का दौर है। हर चीज आप जाएं और सर्च करके खुद देख सकते हैं कि क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें मेरे लिए नुकसानदेह हैं। तो बहुत कुछ, अगर हमारे अंदर खुद तड़प हो, लगन हो सही और गलत जानने की, तो सब कुछ जान सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर अलीम शमसी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मंसूर साहब। सर, आप खैरियत से हैं? जी, आपको और तमाम हाज़रीन को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे पास इस वक्त डॉक्टर अदनान सामी और डॉक्टर ज़ेबा अब्बास तशरीफ रखते हैं, और इनका कहना यह है कि ये जो आजकल बाहर के खाने खाए जा रहे हैं और ये जो जंक फूड्स का इस्तेमाल है बच्चों में, ये दांतों की खराबी का बेसिक जिम्मेदार है। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, डाइटरी चेंजेस हुई हैं। जब पहले बहुत ज्यादा डाउनटाउन लाइफ नहीं थी और इतना ज्यादा सिविलाइज्ड माहौल, और जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं तो डाइटरी चेंजेस भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रही हैं। पहले गन्ने गंडेरियां खाना एक कॉमन सा गुड पॉइंट, बिल्कुल रूटीन था, जिससे स्ट्रेस आती थी और बच्चों के जबड़े मजबूत होते थे। बिल्कुल। अब वो स्टिकी टॉफी अगर खाते हैं तो वो तो अटैच हो जाती है प्लाक के साथ और कैरीज कॉज करती है। फूड का बहुत मेन कॉज होती है, लेकिन रिमूवल ऑफ प्लाक जो है ना, सफाई, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना, ओरल हाइजीन स्टेटस को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी जो डॉक्टर ज़ेबा बता रही थी हमें कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में सुबह ब्रश करने का तो रुझान बहुत है, और लेकिन रात को ब्रश करने का जो रुझान है वो बहुत ही थोड़ा है। और इन्होंने कहा कि ये सारे मामलात को जो है वो असर 9 लोगों को देखना होगा कि वो रात में लाजमी ब्रश करके सोएं, वरना ये जो आप बता रहे हैं प्लॉक वगैरह का मामला, ये वो डेवलप होता चला जाता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे आवाम को, हमारे सुनने वालों को? बिल्कुल ऐसे ही है।
जो जैसे ही हम ब्रश करते हैं तो सबसे पहली जो लेयर जमती है ना दांतों के ऊपर, दैट इज स्लाइवरी पेलिकल। अब वो एक स्लाइवरी पेलिकल एक ऐसी चीज होती है जिस पर चाय, चुकंदर, जो हम खाना खाते हैं उसका सिर्फ धब्बा लगता है। लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए ब्रशिंग की, अरसा ज्यादा हो जाए कि आप ब्रशिंग एक दिन में 2 बार नहीं कर रहे या फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहे या करते ही नहीं है, तो फिर वहां पर जिस तरह मैं आम जबान में बात करूंगा ताकि आम हाजरीन और सुनने वाले भी समझ सकें, जिस तरह हम ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो शुगर चेक कराते हैं, तो ये मिनरल्स वगैरह जैसे ब्लड में होती हैं ऐसे फ्लाइवर में होती हैं। ओके। तो ये वहां पर एक पत्थर की शक्ल इख्तियार करती है जिसे हम टार्टर डिपोजिशन कहते हैं। वहां से गम से चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर वो प्लाक में कन्वर्ट ना हो, स्लाइवरी पेलिकल और प्लाक एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस को जगह ना दे अटैच होने के लिए, तो किरीज का प्रोसेस नहीं होता। सही। तो कम से कम हर ऐसे सुबह उठने से पहले स्लाइवरी पेलिकल आप क्लियर करें, ठीक। और फिर रात को सोने से पहले करें ताकि देर तक रात जो बैक्टीरिया है वो मुंह में कैरियोजेनिक मतलब कीड़ा लगने के प्रोसेस को शुरू ना करें। अच्छा, ये कीड़ा लगना जो है ना, ये बड़ी एक टर्म है जी, एक टर्म है, हम यूज करते हैं, बट इट इज नॉट लाइक कीड़ा। ये ऐसे कोई कीड़ा नहीं होता, एक बैक्टीरिया होता है जैसे आम। लेकिन हमारी सोसाइटी में तो आम है डॉक्टर साहब। और वो शुगर के साथ मिलके एसिड क्रिएट करता है। वो एसिड जो है दांत को गला देता है। बिल्कुल सही जी। ये बहुत पहले यूके में एक वैक्सीन भी इजाद हुई थी जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए कि डेंटल कैरीज ना हो। जब उस पर एनिमल्स पे ट्रायल हुए तो डेंटल कैरीज तो कम हो गई लेकिन हार्ट इफेक्ट होने लगा। ओहो। तो पता ये चला कि जो बैक्टीरिया मुंह के अंदर डिके कॉज करते हैं, टूथ को खराब करते हैं, वो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा है कि दिल की झिल्ली को महफूज रखने के काम आते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया जो एक जगह फायदेमंद हो और एक जगह नुकसानदेह हो, उनके खिलाफ वैक्सीन नहीं की जाती है। बिल्कुल सही। देखा होगा अब इतने बड़े दौर से दुनिया गुजरी, कोरोना, पूरी दुनिया बंद हो गई कोविड के दौरान, और उसका ताल्लुक मुंह से फैलने से था। और हमारा मजहब ये कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। ये 4 लफ्ज हम खत्म नहीं कर सकते। सफाई निस्फ ईमान। और आप जब नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, तो मिसवाक की खास तौर पे हिदायत की गई है। वो मुंह की सफाई जो आप बात कर रहे हैं, सुन्नत को अगर सिर्फ हम ये समझ लें कि चलें ये 4 लफ्ज हमें अपनाने चाहिए, सफाई निस्फ, तो ओवरऑल भी सफाई जरूरी है जिस्म की। लेकिन जिसके लिए इंसान सारी जद्दोजहद करता है जिंदगी में, रोटी के लिए, तो वो तो मुंह से ही एंटर होता है ना नेवाला ग़िज़ा का। बिल्कुल ऐसे ही। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत ही जहां से एंटर की जा रही हो और वहां पर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो ये माकूल बात नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिए। डॉक्टर ज़ेबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा ये जैसे जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बिल्कुल एक कैटेगरी वो आती है, दूसरी कैटेगरी वो आती है जो पान खाते हैं। अच्छा, सिगरेट और पान वाले फिर भी निस्बतन कहीं उनसे बेहतर है। अब लोगों में और अच्छे मैंने पढ़े लिखे नौजवानों में ये गुटखा और मावा, ये जो इनका रुझान बढ़ रहा है जी, इसको रोकेंगे कैसे? इसको रोकने के लिए तो यही है कि सबसे पहले हम लोग यही एडवाइस देते हैं कि आप पहले स्केलिंग जैसे करा लें, ताकि आपके जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कैलकुलस है वो टार्टर की शक्ल ले लेता है, सही है, इस नौबत पे ना पहुंचे। सही है। तो उसमें यह है कि आप बबल खाएं। बबल आपको नुकसान नहीं देता है, उससे आपके मसूड़े हेल्दी होते हैं। अगर आपको मावा खाने वालों को लिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि मावा छोड़ के वो अगर बबल खाएं तो वो नुकसानदेह नहीं है बनिस्बत गुटके के, क्योंकि आपके मुंह में बबल है तो वो आप च्युइंग करते रहेंगे तो आपके मसूड़े हेल्दी होंगे, दांत भी आपके मजबूत होते हैं। तो ये ना करें। पान, जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कैलकुलस जम जाता है, तो वो ज्यादातर जो जमता है वो पान, छालिया या चावल का, मतलब बहुत ज्यादा यूज। कुछ होते हैं वो सिर्फ चावल पर ही डिपेंड होते हैं, रोटी नहीं खाते हैं। कुछ होते हैं चाय बेइंतहा पीते हैं, सुबह दोपहर शाम, मतलब 10, 15, 20 प्यालियां पी जाते हैं। तो ये भी रोकें। सही। इसकी वजह से भी जो है डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस हेलो
मैं डॉक्टर साहब की पॉइंट एक को सेकंड करना चाहूंगा। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। मैं मतलब थोड़ा सा वजाहत से कीजिएगा कि मैं ये आपसे सवाल आपको भी कर लूं कि जो गुटखा है, मावा है, इससे कैंसर जो है वो मुंह का जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कहां हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, कैसे रोकेंगे? सर, इसके लिए सबसे पहले ना हमें अपना ये सिस्टम जो हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर सबसे ज्यादा पहले ये तवज्जो देनी पड़ेगी कि क्या हमारे 100 में से 99 जो दुकानें खुली हुई हैं उधर जो काम करने वाले दंदान साज हैं, जहां पर कोई पेशेंट जाता है वो कहते हैं आइए बैठिए और रुई लगा के वक्ती इलाज कर देते हैं, वो बाद दफा खुद पान गुटके खा रहे होते हैं। पहले हमारे यहाँ जाली डॉक्टरों या डेंटल सर्जन्स पर कड़ी नजर होनी चाहिए, पहला सिस्टम। दूसरी चीज ये कि जब एक कोई बंदा पान खाता है तो फौरन से कैंसर नहीं हो जाता, ठीक हो गया। कैंसर से पहले एक स्टेज होती है प्री कैंसरस स्टेजेस, ठीक है। उसके अंदर आप ऐसे समझें कि जैसे कोई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है और उसको 20 सीढ़ियां चढ़नी है, तो ये स्टेप वाइज होता है। एक बंदा जो मुंह से निवाला खाता है उसको ये पता भी होना चाहिए कि मैं अपने मुंह में ये डाल रहा हूं, तो वेरी सॉरी टू से, क्योंकि ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जब तक कैंसर होता है ना तो प्री कैंसर स्टेजेस जैसे मुंह का कम खुलना, तालू पे छाला बनना और फिर एक हफ्ते बाद खुद ब खुद उस छाले का फट जाना, मुंह में मिर्चें लगना, तेल आम आदमी जो खा सकता है वो दूसरा आदमी नहीं खा सकता। इसी तरह फ्रूट हो गए, आम हो या केला हो, नाशपाती हो, मावा खाने वाले इन चीजों से दूर होने लगते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं कि वो इन स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं और खुद देख रहे होते हैं। बार दफा कुछ हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि एक नॉर्मल ऑप्टिमल जो है 4.2 सेंटीमीटर मुंह खुलना चाहिए, जब उनका 3 सेंटीमीटर पे आता है तो हम उन्हें अलार्म दे देते हैं कि स्टॉप इट, आप अपनी हैबिट सारी खत्म करने की कोशिश करें, मुंह चलाना है तो सौंफ चबा लीजिए, ठीक है, बाकी अज्जा खत्म कर दें, चट्टा चूना तंबाकू ये चीजें उसमें से खत्म कर दें और दूसरी हैबिट जो है वो खत्म कर दें। मैं डॉक्टर साहब की बात जो सेकंड कर रहा था वो ये कि जैसे आम आदमी भी रोजा रखता है तो इफ्तार से पहले अगर वो जबान फेरे तो एक लेयर सी बनी हुई होती है, ये मिनरल्स इतना फास्ट डेली बेसिस पे बनते हैं और जब इस पर ये टॉक्सिन्स काम करते हैं, ये मावा वगैरह, तो फिर जाहिर है वो प्री कैंसर स्टेज से जो मरीज गुजर रहा होता है उसको पता भी होता है कि मुझे छाला बन रहा है, मेरा मुंह कम खुल रहा है, मुझे मिर्चें लग रही हैं, मैं आम डाइट नहीं खा पा रहा, लेकिन वो इन चीजों को उसको एजुकेट करते हैं तब वो जाके छोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर अदनान, अगर मुंह बंद हो जाए जी जी तो फिर लोग एक वक्त का खाना खिलाने के लिए उसको वार्ड में लेके जा रहे होते हैं और फिर ट्यूब डाल के खाना खिलाना पड़ता है। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं अवेयरनेस बहुत जरूरी है जी। ये डॉक्टर अदनान, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये जो इस सारी सूरत हाल में ये पान गुटखा मावा ये सारी चीजें वाले हैं, आपके पास जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो आप उन्हें क्या तजवीज करते हैं, क्या समझाते हैं और किस तरह बाज रखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीजें नुकसानदेह हैं? लेकिन ये बहुत कोशिश करते हैं, हर तरह से हर एंगल से उनको बताते हैं कि ये आगे जाके कितना खतरनाक हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। अगर आप यकीन कीजिए कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको आप देख लें तो दिल दहल जाए, पूरा मुंह गल के साफ हो जाता है और अंदर से जबड़ा नजर आ रहा होता है और फिर वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं अजियतनाक। उनको जब हम पहले से बताते हैं, यकीन कीजिए कि नहीं करते, लाख उनको बता दो समझा दो, उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि वो पानी सर से ऊपर ना हो जाए। तो उसको जब समझ में आती है और सब छोड़ते हैं तो किसी काम के नहीं होते, क्या फायदा फिर उसके बाद। अच्छा, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है, एक फ्रस्ट्रेशन का दौर है, मामलात है, आप किसी नौजवान को कुछ समझाने की कोशिश करें, मेरा ख्याल है उसकी समझ में भी नहीं आ रहा। डेफिनेटली, बिल्कुल, वो जब तक खुद अपनी आंखों से ना देख लें और या खुद उस सिचुएशन में मुब्तला ना हो जाए, उनको एहसास ही नहीं होता। मेरे ख्याल है जो आपने सद्देबाब की बात की है ना, उसमें सरकारी सतह पर अगर कुछ कार्रवाई हो, ये पान और गुटखे मेरे ख्याल है शायद पाबंदी तो लगी हुई है, क्योंकि आए दिन खबरें सुनते रहते हैं कि छापा मार दिया है, पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन ये बराए नाम नहीं होना चाहिए। इतना पक्का निजाम होना चाहिए कि सारी दुकानें सील कर दी जाएं, जहां जहां ये पान ये गुटखे वगैरह खाता है जो आजकल हमारे यहाँ राइज हो गए, ये जब्त कर लिए जाए, दुकानें बंद कर दी जाए।
जब तक गवर्नमेंट लेवल पे ये काम नहीं होगा नहीं हो सकता कुछ भी ना। बिल्कुल ठीक है। ऑफिसर दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर अलीम शमसी साहब, आप की मौजूदगी का मैं फायदा उठाऊं, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े हैं। मैंने डॉक्टर जेबा से भी ये बात कही थी कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो पान, चालिया, सिगरेट, गुल, नस्वार, मतलब किसी ऐसी चीज, नशे की हालत को, मतलब नशे की कोई चीज जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके दांतों में भी जब ठंडा गर्म लगने का हवाला बनता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है और उससे कैसे बचा जा सकता है? देखें, बिल्कुल आम जबान में आपको मैं बताऊंगा, इसका कैंसर से या किसी नशे से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। कर लीजिए कि एक उंगली में हम 3 इंच गिनते हैं, ठीक है, तो ऊपर का जो हिस्सा है दांत का, जो मसूड़े के बाहर दिखता है, वो कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा हसास नहीं होता। जब हम ब्रश नहीं करते तो कुदरती तौर पे वो मसूड़े का हिस्सा जो दांत के हसास एरिया को कवर करता है वो नीचे चला जाता है और वो सेंसिटिव होता है, वहां पर नर्व्स एंडिंग होती हैं। तो इसका ताल्लुक रॉन्ग ब्रशिंग से हो सकता है, ठीक है, ये किसी एक हेल्दी पेशेंट के भी हो सकता है जो कुछ ना करता हो। जहां तक स्मोकिंग का ताल्लुक है, कैंसरस स्टडीज के अंदर उसका डायरेक्ट रिलेशन लंग कैंसर से है। ओरल कैंसर के साथ स्मोकिंग तब ज्वाइंट ज्यादा नजर आती है स्टडीज में जब 2 फैक्टर साथ किए जा रहे हों, जैसे पान के साथ सिगरेट पीना, पुराना खासा कोई शराब नोशी करता है तो शराब नोशी के साथ सिगरेट पीना, वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ओरल से लेके जनरल कैंसर तक चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अलोन स्मोकिंग हैव नो एनी सॉलिड स्टडीज कि वो ओरल कैंसर कॉज कर रही हो। तो सिर्फ और सिर्फ मुंह की सफाई और हर 3 से 6 महीने बाद मुस्तनद डेंटल सर्जन को मुआयना कराना बहुत जरूरी है, बड़ों का ही नहीं, बच्चों का खास तौर पे। हमारे यहाँ ये चीज बिल्कुल नहीं है कि बच्चों पे तवज्जो दी जाए। जब 6 माह का बच्चा होता है तो 6 साल तक उसके 20 दूध के दांत आते हैं। जब 6 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके 20 दांत मौजूद होते हैं, वो जाने शुरू होते हैं 16 साल तक। तो ये 6 से 16 साल का जो अरसा है, इसमें 20 दूध के दांत जाते हैं, 32 दांत आते हैं। तो 20 जमा 32 की 52, मतलब 52 आई थिंक 52 कहेंगे। तो ये फिगर जो बनती है, ये 10 सालों में बाहर जो तरक्की याफ्ता चंद ममालिक हैं, वहां पर स्कूल्स में डेंटल सर्जन होते हैं और वो बताते हैं कि हाइजीन लेवल कैसा रखना है, कौन सा दांत किस वक्त निकल जाना बेहतर है, ज्यादा चबाना उस अरसे में बच्चों के लिए, जैसे बिस्किट, टॉफी, चिप्स, ये डाइट से हटके कच्चा सेब, नाशपाती, एप्पल दांतों से चबाना, ठीक हो गया। जो जबड़े पे जोर देता है वो नेचुरल इरप्शन हम कहते हैं दांत निकलने, वो नेचुरली दांत निकलने में मदद देता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ उल्टा होता है, जरा सा दर्द हुआ दांत निकलने का, वहां से खाना बंद कर देते हैं, डिके लग जाता है, दांत निकालने पड़ते हैं, दांत टेढ़े हो जाते हैं। तो जो सख्त चीज से बातें हैं, इस दौरान उनके दांत टेढ़े भी नहीं होते और महंगे ट्रीटमेंट की तरफ जाना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर अलीम शमसी साहब आपका, डॉक्टर अदनान सानी साहब आपका, डॉक्टर जेबा अब्बास आपका। एक आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास जी। एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, अजराए तफन्नुन पूछ रहा हूं कि अक्ल दाढ़ कब निकलती है? अकल दाढ़ आपके निकलती है 18 साल के बाद से निकलना शुरू होती है, चाहे 18 साल पे भी निकल सकती है, मगर निकलती है 18 साल से 35 साल की उम्र तक। 18 से डॉक्टर अलीम आप इस बात की तायीद करेंगे 18 से 35? ओके। नाज़रीन कराम, अजराए तफन्नुन ये बात पूछी है, काश इस मुल्क के सियासतदानों की भी अक्ल दाढ़ निकल आए। आज तक के लिए इतना ही। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।